प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अज्ञेय की प्रसिद्ध कहानी रोज का पाठ विश्लेषण करेंगे। रोज अज्ञेय की ही नहीं बल्कि पूरी आधुनिक हिंदी कहानी की एक महत्वपूर्ण और कालजयी उपलब्धि है। आरंभ में इस कहानी को गैंग्रीन नाम से छापा गया था, लेकिन बाद में अज्ञेय ने इसका नाम बदलकर रोज किया। इसका संभवतः कारण यह है कि रोज से इस कहानी की अर्थ व्यंजना या इस कहानी का जो केंद्रीय मूल्य है, इस कहानी का जो केंद्रीय कथ्य है, वो अधिक सघनता से व्यंजित होता है। इसलिए यह कहानी दो नामों से जानी जाती है, लेकिन अंततः स्थापित हुई है रोज के नाम से। रोज कहानी ऊपर से देखने पर एक साधारण स्त्री की दिनचर्या की कहानी है। एक ऐसी दिनचर्या जिसमें घटनाएं नहीं हैं। यह दिनचर्या नीरस है, आवृत्तिमूलक है। एक ऐसी दिनचर्या जिसका कोई भविष्य नहीं है, जिसका कोई नतीजा नहीं है। एक ऐसी दिनचर्या जो जीवन को कहीं ले नहीं जाती। तो कहानी का जो स्थूल रूप है, कहानी का जो स्थूल कथ्य है, वह एक स्त्री की दिनचर्या का बयान जैसा दिखाई देता है। लेकिन कहानी के भीतर जब हम प्रवेश करते हैं और कहानी के संकेतों और निहितार्थों को रेखांकित करते हैं, तब यह कहानी दिनचर्या के स्थूल आवरण के भीतर जीवन के, आधुनिक सभ्यता के, स्त्री पुरुष संबंध के जो नियतजन्य प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की कहानी भी बनने लगती है। इस कहानी को एक तीसरे व्यक्ति के बयान के माध्यम से दर्ज किया गया है। यह तीसरा व्यक्ति जो नरेटर है कहानी का, वो मालती के रिश्ते में दूर का भाई है और वह इस कहानी का दृष्टा भी है और इस कहानी का व्याख्याकार भी। मालती और नरेटर का बचपन एक साथ गुजरा है। दोनों में सख्य भाव है, दोनों में आत्मीयता है, दोनों में सौहार्द है। और फिर एक अंतराल है इस संबंध में, क्योंकि मालती का विवाह हो जाता है और मालती अपने पति के साथ पहाड़ के एक सुदूर गांव में रहती है। इस जीवन में, इस वैवाहिक जीवन में और इस सुदूर पहाड़ी गांव में मालती के जीवन के तीन मुख्य बिंदु रह गए हैं। उसकी दिनचर्या के तीन मुख्य बिंदु रह गए हैं। उसमें एक तो घर का देखभाल है, दूसरा अपने बहुत छोटे बच्चे टीटी की देखभाल है और तीसरा पति की प्रतीक्षा है। इस दिनचर्या में धीरे धीरे मालती के जीवन में एक अकेलापन पसरता हुआ चला जाता है। यह ऐसा अकेलापन है जिसमें जीवन के सारे अर्थ या जीवन जीने की इच्छा या जीवन की सारी उमंग ख़त्म हो गई है। इस तरह से इस वैवाहिक जीवन में मालती के व्यक्तित्व में और मालती की चेतना में कई बुनियादी परिवर्तन हो जाते हैं। पहला परिवर्तन तो ये होता है कि वह अपने गुजरे हुए दिनों को भूल जाती है। दूसरा परिवर्तन ये हुआ है कि बचपन की जो बातूनी मालती थी, जिसमें उमंग था, जिसमें उत्साह था, जिसमें बात करने की ललक थी, वह उत्साहहीनता और संवादहीनता में बदल जाती है। तीसरा यह है कि उसके व्यक्तित्व में एक खास प्रकार का भूतैली ऊब पसर गई है। और चौथा परिवर्तन ये हुआ है कि मालती के जीवन में कहीं कोई उत्साह, उमंग, आश्चर्य, उत्सुकता और जिज्ञासा का भाव नहीं है। जैसे समूचा समय पथरा गया हो और जीवन की प्रत्येक घटना उसकी दिनचर्या की निर्जीवता में बदल गई हो। मसलन कि मृत्यु का प्रसंग भी अब मालती को विचलित नहीं करता। कहानी पढ़ते समय और कहानी पढ़ने के बाद यह बुनियादी सवाल है कि बचपन की मालती का यह व्यक्तित्व विवाहित मालती तक पहुँचते पहुँचते क्यों बदल जाता है। एक स्त्री जिसमें जीवन की उमंग है, एक स्त्री जो संवाद में रस लेती है, एक स्त्री जो जीवन के खेल कूद में रुचि लेती है, वह लड़की विवाहित होने के बाद इस तरह ऊब से, निराशा से, संवादहीनता से क्यों भर जाती है। कहानीकार ने इस स्थिति के कारणों पर विचार किया है और संभवतः यह कहानी ऊपर से देखने में लगता है कि एक स्त्री की जीवनचर्या की कहानी है,
लेकिन इस तरह के जीवन के बुनियादी कारण क्या हैं, इन कारणों को समझने की कोशिश इस कहानी में की गई है। तो ऐसा लगता है कि इस कहानी के पाठ विश्लेषण से 3-4 चीज़ें निकल कर आती हैं कि एक स्त्री ऐसी क्यों हो जाती है। उसका पहला कारण संभवतः यह है कि एकल परिवार ने जीवन में एक रास्ता, जीवन में ऊब और जीवन में गतिहीनता पैदा की है। परंपरागत संयुक्त परिवारों में जो भरा पूरा परिवार होता था, हालांकि उसमें भी नवीनता की बहुत सारी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर रिश्ते नाते, लोगों का जो जनतंत्र था और बाहुल्य था, उसमें जीवन की ऊब का अनुभव होता नहीं था। लेकिन इस कहानी में और इस कहानी से बाहर भी जो एकल परिवार हैं, जिसमें केवल पति पत्नी और एक बच्चा है, जाहिर है कि जीवन की जो गतियाँ हैं वे बहुत सीमित हैं एकल परिवारों में। एकल परिवारों ने किस तरह से जीवन की गति को, जीवन के विस्तार को, संबंधों की व्यापकता को सीमित कर दिया है। मालती के जीवन की जो एक रास्ता है, ऊब है, यांत्रिकता है, उसका मूल कारण कहीं संयुक्त परिवार के टूटन से पैदा हुआ जो एकल परिवार की अवधारणा और स्थिति है, उसमें कहीं ऊब और यह अजनबीपन और यह निराशा और यह थकान तो नहीं है। तो एक कारण तो संभवतः इस कहानी को पढ़ने के बाद लगता है कि एकल परिवार का टूटना मूलतः एक स्त्री या एक पुरुष के जीवन में जो एक रास्ता है, ऊब है, यांत्रिकता है, वो मूल कारण है एकल परिवार का टूटना। दूसरा कारण इस ऊब का, इस निरस्ता का, जो जीवन की उबाऊ दिनचर्या है, जिसको हम पुनरावृत्ति कह सकते हैं। जीवन की पुनरावृत्ति भी एक बहुत बड़ी समस्या है आधुनिक सभ्यता की। दरअसल जिसको हम पुनरावृत्ति कहते हैं, वो जीवन की व्यापकता से कटने का परिणाम है। यानी एक तरह की जीवन शैली, जिस जीवन शैली में समाज और जीवन की विविधता के लिए कोई स्थान नहीं है, इस तरह से समाज और जीवन की विविधता से कटा हुआ जीवन पुनरावृत्ति का शिकार होता है। पूरी आधुनिक सभ्यता का ढांचा और पूरी आधुनिक सभ्यता की प्रक्रिया इस पुनरावृत्ति का शिकार है। तीसरा कारण ये है कि सामान्यतः भारतीय दाम्पत्य में जो स्त्री और पुरुष के संबंध हैं, वे पति और पत्नी के संबंध होते हैं, वे सख्य के संबंध नहीं होते। यानी स्त्री और पुरुष के संबंधों में मित्रता के स्थान पर पति और पत्नी का वैधानिक ढांचा रह जाता है, और इसका परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे पति और पत्नी के संबंधों से संवाद गायब होने लगता है। संवाद मित्रता का या सख्य भाव का बुनियादी लक्षण है। इस कहानी में भी आप देखते हैं कि मालती और माहेश्वर के बीच में संवाद के सारे सूत्र टूट गए हैं। कहीं कोई संवाद नहीं है, और संवाद नहीं है तो इस बात का लक्षण है कि संबंधों की जो ऊष्मा है, संबंधों की जो आग है, संबंधों की जो जीवंतता है, वह धीरे धीरे बुझ जाती है, राख में बदल जाती है। यह कहानी संबंधों के राख हो जाने की कहानी है, और संबंध राख इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें मित्रता का अभाव है। सख्य भाव की अनुपस्थिति भी इस कहानी में व्याप्त ऊब का, यांत्रिकता का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। चौथी बात यह है कि इस कहानी में मालती और माहेश्वर का जो जीवन है, उस जीवन के सर्जक भूमिका में ये दोनों पात्र नहीं हैं। यानी इन्होंने अपने जीवन का चुनाव नहीं किया है, इन्होंने अपने जीवन में निर्णय नहीं लिया है। इसलिए परिस्थितियों और दिनचर्या के प्रवाह में बहने के अतिरिक्त इनके पास कोई चारा नहीं है। जीवन की सार्थकता का प्रश्न इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इसलिए जो जीवन निर्णय नहीं लेता, जिस जीवन में चुनाव नहीं है, वहाँ पर सार्थकता का प्रश्न भी नहीं है।
इस कहानी में जो ऊब है, इस कहानी में जो थकान है, इस कहानी में जो अर्थहीनता का रेगिस्तान दिखाई पड़ रहा है, उसका मूल कारण ये है कि दोनों ने अपने जीवन का चुनाव नहीं किया है और चुनाव नहीं करने की स्थिति में यांत्रिकता के वे शिकार होते हैं। इस कहानी को पढ़ते हुए हम कई दृष्टिकोणों से इस पर विचार कर सकते हैं। मसलन कि अगर इस कहानी को हम स्त्री विमर्श के कोण से देखें तो हम कह सकते हैं कि एक पितृसत्तात्मक ढांचे में स्त्री के जीवन की जो ऊब है या उसकी जो थकान है या उसकी जो यांत्रिकता है वह मूलतः पितृसत्ता की संरचना में है। इस कहानी में भी पितृसत्ता के कई सूत्र और कई बिंदु दिखाई देते हैं। मसलन कि अगर आप देखेंगे कि जो घरेलू काम है उस घरेलू काम का पूरा दायित्व मालती पर है। वैसे काम भी जिनमें पति मदद कर सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि पति बिल्कुल तटस्थ बना रहता है। उसमें एक प्रसंग है कि महेश्वर जब डिस्पेंसरी से आते हैं और नरेटर के साथ खाना खाते हैं और नरेटर पूछता है कि क्या मालती नहीं खाएगी, तो वे बहुत निश्चिंत भाव से और अभ्यस्त भाव से कहते हैं कि ये मेरे खाने के बाद ही 3 बजे खाती है। नरेटर की टिप्पणी है कि चाहे पत्नी को 1 बजे भूख लगी हो, लेकिन वह खाएगी 3 बजे, क्योंकि पति के खाने के बाद ही उसे खाना है। यानी किस तरह से एक परिवार में स्त्री की स्थिति दोयम दर्जे की है, इस दृष्टिकोण से भी इस कहानी को समझने की कोशिश की गई है। तो एक स्त्री विमर्श से भी इस कहानी को देखा गया है। लेकिन यह कहानी संकेतों से भरी हुई कहानी है, प्रतीकों से भरी हुई कहानी है, और इन संकेतों और प्रतीकों को हम 2 बिंदुओं पर समझने की कोशिश करेंगे। पहला बिंदु तो इसका जो पहला शीर्षक है, गैंग्रीन। गैंग्रीन कांटा लगने से जो घाव पैदा होता है और उस घाव के कारण हाथ और पैर काटने पड़ते हैं, क्योंकि गैंग्रीन का जहर शरीर में फैल जाता है और व्यक्ति को बचाने के लिए उस अंग को काटना पड़ता है। तो ये जो गैंग्रीन है वह एक संकेतात्मक शब्द है, और गैंग्रीन है आधुनिक जीवन की ऊब, एक रास्ता, आवृत्ति, संबंधहीनता, संवादहीनता, ऊब, आवृत्ति, जीवन की यांत्रिकता, ये घाव हैं। ये वह गैंग्रीन है जो जीवन को विषाक्त बना रहा है, जीवन को अपंग बना रहा है, जीवन को अर्थहीन बना रहा है। इस तरह से गैंग्रीन शब्द ही या गैंग्रीन की स्थिति केवल स्थूल या तथ्यात्मक नहीं है, बल्कि वह मानसिक स्तर पर, जीवनचर्या के स्तर पर, संबंधों के स्तर पर फैलता हुआ जहर है, जो आधुनिक सभ्यता की नियति है। कहानी इस तरफ भी संकेत करती है। दूसरा, यह जो रोज शीर्षक है, इस रोज में भी जो आवृत्ति है, इस आवृत्ति के माध्यम से इसमें जीने वाले और इस आवृत्ति के जो शिकार पात्र हैं वे कहीं पहुंचते नहीं हैं। यानी जो आवृत्ति है वह एक प्रकार की भविष्यहीनता है। आवृत्ति एक ऐसी स्थिति है जहां पर हम अपने वृत्त से बाहर फैली हुई दुनिया को न समझते हैं और न उससे संबंध महसूस करते हैं। इस तरह से रोज की जो प्रतीकात्मकता है वह मानवीय जीवन को यंत्र में बदल देने वाली सभ्यता के रूपक में बदल जाती है। एक तीसरी चीज़ जो इस कहानी में है कि नरेटर रात में देखता है कि चांदनी है आकाश में और प्रकृति बहुत खूबसूरत है। आकाश में फैली हुई चांदनी और इस खूबसूरत प्रकृति को देखने या उससे संबंध बनाने या उसका अनुभव करने की क्षमता न तो महेश्वर में है और न ही मालती में है। मालती का जीवन एक अंतहीन सिलसिले की तरह है, एक ऐसा सिलसिला जिसमें चीज़ें केवल घटित होती हैं लेकिन चीज़ों का अर्थ नहीं होता। कई जगहों पर इस कहानी में आप देखेंगे कि घटनाएं घटती हैं
लेकिन इन घटनाओं का कोई अर्थ न माहेश्वर के लिए है और न ही मालती के लिए है। 3-4 घटनाओं की तरफ संकेत किया जा सकता है। उसमें पहली घटना तो घरेलू स्तर पर है। मसलन बच्चा बिस्तर से गिरता है और रोता है। बच्चे का गिरना और बच्चे का रोना सामान्यतः एक दिनचर्या है। इसमें मालती बच्चे के गिरने, बच्चे के चोट लगने और बच्चे के रोने में संवेदनशीलता का परिचय देने की जगह पर वो कहती है कि ये रोज़ ही गिर जाता है, इससे चोट लगती रहती है और ये हमेशा रोता रहता है, चिड़चिड़ा हो गया है। इसी तरीके से माहेश्वर के जीवन को अगर हम देखें तो उनकी जीवनचर्या भी ढर्रे में बंधी हुई है। मसलन कि सुबह घर से निकलना, डिस्पेंसरी पहुंचना, मरीजों को देखना, ज़रूरत पड़ने पर ऑपरेशन करना या उनके अंग काटना, वही दवाइयाँ, वही नुस्खे, वही परामर्श, फिर घर लौटना, खाना खाना, आराम करना और फिर शाम को डिस्पेंसरी जाना। यह जीवन की एक ऐसी आवृत्ति है जिसके गिरफ्त में मालती भी है और जिसके गिरफ्त में माहेश्वर भी हैं। इस तरह से यह कहानी केवल स्त्री विमर्श की कहानी न होकर एक आधुनिक जीवन में जो अर्थहीनता का रेगिस्तान है, यह कहानी उस रेगिस्तान की तरफ भी संकेत करती है। इस कहानी के शिल्प पर अगर हम बातचीत करें तो हम देख सकते हैं कि यह कहानी घटनाओं की कहानी नहीं है। अज्ञेय की ख़ास बात यह है कि अज्ञेय ने प्रेमचंद के बाद जो कहानी का साहित्य आया, उस कहानी में एक नया मोड़ देने का काम अज्ञेय ने किया। हम कह सकते हैं कि कहानी में कथानक के अभाव की शुरुआत जयशंकर प्रसाद से हुई थी। जयशंकर प्रसाद ने प्रेमचंद की कहानियों के ढांचे को इस अर्थ में तोड़ा था कि वहाँ पर घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि घटनाओं से पैदा होने वाला प्रभाव, उन प्रभावों की मानसिक अवस्थाएं और घटनाओं के माध्यम से किसी दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक अनुभूति की अभिव्यक्ति, इसकी शुरुआत जयशंकर प्रसाद से हुई थी। आगे चलकर इस सूत्र का या इस ढांचे का विकास जैनेन्द्र में हुआ, लेकिन जैनेन्द्र की कहानियाँ अंततः एक दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रभावित कहानियाँ हैं। अज्ञेय ने इस दार्शनिकता को एक बौद्धिक आधार दिया, लेकिन कथानक का अभाव प्रसाद में है, कथानक का अभाव जैनेन्द्र में है और कथानक का अभाव अज्ञेय में भी है। अज्ञेय के यहाँ घटनाएं केवल संकेत करती हैं। दरअसल वे घटनाओं पर बात नहीं करना चाहते। घटनाएं जीवन के किसी निहितार्थ को या जीवन के किसी सत्य को या जीवन के किसी नियति को की तरफ संकेत करती हैं। इस कहानी में भी आप देखेंगे कि कहानी बहुत कम है। अज्ञेय का मकसद यहाँ पर किसी जीवन का वर्णन करना नहीं है। अगर घटनाक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी कहानी केवल एक दिन में सिमटी हुई कहानी है और इस कहानी में केवल एक दिनचर्या है, कहीं कोई घटना नहीं है। तो कहानी के इस शिल्प का या इस कहानी के शिल्प का एक महत्वपूर्ण बिंदु कथानक के ढांचे में परिवर्तन है, जहाँ पर घटना का प्रवाह नहीं है, बल्कि घटना के स्थान पर कुछ जीवन स्थितियाँ हैं, मनोवृत्तियाँ हैं, थकान है, ऊब है, मानसिकताएं हैं। तो कथानक को रिप्लेस किया है, कथानक को बदला है अज्ञेय ने प्रेमचंद की तुलना में। जहाँ तक इस कहानी के पात्रों का प्रश्न है, बहुत पहले प्रेमचंद ने जब कथा साहित्य में परिवर्तन किया तो उपन्यासों के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। यानी एक तरह से देवकीनंदन खत्री के घटना बहुल उपन्यासों, ऐन्द्रजालिक, रोमानी, अय्यारी उपन्यासों में जहाँ पात्र केवल कठपुतलियों की तरह व्यवहार करते थे, उस उपन्यास को चरित्र केंद्रित उपन्यास के रूप में विकसित किया प्रेमचंद ने, और यह बात उनकी कहानियों पर भी लागू होती है। प्रेमचंद की कहानियाँ घटनाओं की तुलना में अच्छी कहानियाँ,
घटनाओं की तुलना में अपने पात्रों के कारण जानी जाती हैं, चाहे वो कफन के घीसू और माधव हों, चाहे हल्कू हो, या फिर सदगति का दुखिया हो, शतरंज के खिलाड़ी के पात्र हों, ईदगाह कहानी का हामिद हो। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने कहानी को जो पात्रता दी, उसका निर्वाह और उसका विकास आगे चलकर जैनेंद्र में और अज्ञेय में भी दिखाई देता है। जहाँ तक पात्रों का प्रश्न है, यह कहानी दोनों पात्रों के जीवन के बाहरी पक्षों की तुलना में उनकी मानसिकता, उनके संबंधों में फैली हुई संवादहीनता और उसकी मनस्थितियों की तरफ संकेत करती है। मालती एक साधारण स्त्री है, लेकिन इस साधारण स्त्री के जीवन में भी एक बदलाव दिखाई देता है, और ये बदलाव किस प्रकार का है, उसे संकेतों के माध्यम से एक घटना का जिक्र अज्ञेय ने किया है। और वह घटना है कि माहेश्वर बाज़ार से कुछ आम लाए हैं, आम अखबार में लिपटे हुए हैं, और शाम के वक्त कहते हैं कि कुछ आम हैं, इन्हें धोकर ले आना है। मालती अखबार से आम निकालती है और अखबार का जो बासी टुकड़ा है उसे पढ़ना शुरू करती है, और वो पढ़ने में पूरी तरह तल्लीन हो जाती है। नरेटर याद करता है कि वह बचपन की मालती जो पिता से विद्रोह करती है नहीं पढ़ने के लिए, पिता के द्वारा दी हुई किताब को फाड़ती है और उदंड भाव से कहती है कि मैं पढ़ना नहीं चाहती। वह स्वच्छंद स्वभाव की लड़की जो पढ़ने से अरुचि दिखाती है, वह धीरे धीरे किस तरह बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए तड़पती है। अखबार के बासी टुकड़े का मालती के द्वारा तन्मय होकर पढ़ा जाना इस बात की तरफ संकेत है कि बाहरी दुनिया से जुड़ने की ललक उसके चेतना के भीतर और उसके व्यक्तित्व के भीतर है। चरित्र चित्रण का यह एक अनोखा चरित्र चित्रण का एक अद्भुत कौशल अज्ञेय जी ने विकसित किया है। अज्ञेय यह मानते हैं कि जो कहानी है वह दौड़ती हुई लहर की तरह है। इसका मतलब है कि कहानी किसी पात्र को जब अपना विषय बनाती है तो आदि से अंत तक उस पात्र में एक रूपता नहीं रहती, क्योंकि जीवन बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। जीवन और परिस्थितियों के बदलाव के समानांतर मन और व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आते हैं। अज्ञेय ने मालती के व्यक्तित्व के बारे में बात करते हुए जीवन के कई प्रसंग और जीवन की कई स्थितियों का जिक्र किया है। यह बदलती हुई मालती है, उसके जीवन में एक अतीत है, लेकिन वह उस अतीत को याद नहीं करना चाहती। वह अपनी स्मृतियों पर पर्दा डालना चाहती है, क्योंकि उन स्मृतियों का उसके वर्तमान जीवन के साथ कोई तालमेल नहीं है। इसलिए मालती स्मृतियों पर पर्दा डालना चाहती है। दूसरी तरफ वह जीवन के एक भविष्य की तरफ भी झांकना चाहती है, लेकिन परिस्थितियों से टकराकर वो अंततः अपनी जीवनचर्या में लौट आती है। हम कह सकते हैं कि चरित्र चित्रण की इस प्रक्रिया के द्वारा अज्ञेय ने इस कहानी में एक स्त्री के जीवन की विभिन्न स्थितियों की तरफ संकेत किया है। जहाँ तक भाषा का सवाल है, अज्ञेय की कहानियों की भाषा बहुत सधी हुई भाषा है। चूँकि अज्ञेय एक बहुत सजग रचनाकार हैं, और आलोचकों का ऐसा मानना है कि अज्ञेय की कथा भाषा पर सीधे सीधे प्रसाद का प्रभाव है। प्रसाद की भाषा की काव्यात्मकता उनकी कहानियों में दिखाई देती है। इस कहानी में भी कई ऐसे प्रसंग हैं जिसमें अज्ञेय की काव्यात्मक चेतना के संकेत दिखाई देते हैं। लेकिन अज्ञेय की इस कहानी की भाषा भी वर्णनात्मक नहीं है। यशपाल और प्रेमचंद की कहानियों में जो वर्णन बहुलता है वह भाषा को एक खास संवादात्मक आयाम देती है। लेकिन इस कहानी की भाषा साधारण दिखते हुए भी केवल वर्णनात्मक नहीं है,
वह केवल अभिधा में नहीं है। इस कहानी की भाषा व्यंजनात्मक भाषा है, इसलिए यह कहानी कई स्थानों पर संकेत धर्मी है। कहानी में दिखाई पड़ने वाली, कहानी में जो चित्रित घटनाएं हैं, वे ऊपर से अपनी स्थूलता का आभास देती हैं, लेकिन वे अपनी व्यंजना में और अपने संकेतों में जीवन के गहरे अर्थों की तरफ भी ले जाती हैं। आखिरी बात इस कहानी के संदर्भ में ये है कि इस कहानी में वातावरण का जहाँ तक सवाल है, यह कहानी हिंदी कहानी के इतिहास में अपने वातावरण के कारण भी जानी जाती है। जिस तरह परिवेश का सघन चित्रण इस कहानी में है, वह अज्ञेय के कहानी कौशल का अप्रतिम उदाहरण है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वातावरण स्वयं एक पात्र है और मालती, माहेश्वर और नैरेटर के साथ वह कहानी की स्थितियों को बुनता है और इस कहानी के अर्थ केंद्रों की तरफ संकेत करता है। प्रेमचंद के कथा वर्णन में यहाँ पर घटनाएं हैं और बाहरी स्थितियाँ हैं, वहाँ पर अज्ञेय की इस कहानी में वातावरण एक कहानी की अंतर्वस्तु है और इस तरह से यह वातावरण केवल बाहरी स्तर पर न होकर मानसिकता के स्तर पर भी है। यह कहानी वातावरण के माध्यम से मनुष्य के संबंधों और मनुष्य की दुनिया को भी उजागर करती है। हम कह सकते हैं कि यह कहानी हिंदी की कालजयी कहानियों में से एक है और संबंधों की नियति और आधुनिक सभ्यता के कुछ संकटों की तरफ संकेत करने के कारण इस कहानी की प्रासंगिकता बनी हुई है। धन्यवाद।